जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड बातें करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, बट वहाँ कुछ लिमिटेशन था, उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाए थे। आज का जो टॉपिक है 3D में, मैंने वेक्टर अलजेब्रा में आपको पहले ही हिंट किया था कि ये जो टॉपिक है वो आपको 3D में आने वाला है और 3D में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन होगा। हम आपको ये क्लियर कर दें कि 3D में जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज किया गया है। और इसके आगे इसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आप स्ट्रेट लाइन इन स्पेस या प्लेन, तो उस सब में इसका ज़रूरत है। ये 3D का चैप्टर है और इसमें डिस्कस करना ये पहला ही एक्सरसाइज है 3D का। चलिए हम इसमें आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ समझना होगा कि 3D को लोग बहुत ही मतलब हल्के में लेते हैं कि भाई 3D है वो लास्ट में पढ़ना है, छोड़ो क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत होगा, एक दो चैप्टर कैसे भी पढ़ लेंगे। आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 3D ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत मतलब भयानक कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये मानते हैं कि बोर्ड लेवल से उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इसमें कॉन्सेप्ट सब यूज होता है। और इसका कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है ना, मतलब पावर प्लांट वगैरह सब, और इस मतलब डिज़ाइन वगैरह सब जो बनता है तो इस 3D से रिलेटेड है। अब कैसे होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का तो नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर ज़बरदस्त इसका यूज होता है। हम आपको समझाते हैं, देखते हैं, डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहले वो जो टॉपिक एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो डिस्कस करना है, बट उससे पहले चूंकि ये लेक्चर पहला ही लेक्चर है 3D का, तो 3D में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उसका क्या सिलेबस है, एक बार हम चाहते हैं कि आपके सामने रखें ताकि आपको कुछ समझ में आए और आप समझें, फिर हम लोग तो फिर टॉपिक पे चलेंगे ही चलेंगे। तो आइए इसको हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात किया जाए तो ये जो मतलब 3D है, तो 3D आपको 11th और 12th दोनों में पढ़ना है। 11th में भी पढ़ना था और अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो दोनों जगह है। 11th में बहुत ही छोटा सा मतलब टॉपिक था, इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, दैट्स ऑल। इंट्रोडक्शन मतलब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो 3 एक्सिस। जैसे यदि 2D होता है तो उसमें क्वाड्रेंट बनता था, और जब 3D होता है तो ऑक्टेंट बनता है। 8 पार्ट्स होते हैं, XYZ कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का होता है और वो 8 पार्ट बनाते हैं, तो उसको ऑक्टेंट बोलते थे। और उसमें फिर पॉइंट का क्या क्या मतलब होता था, प्लस 1 to 8 में क्या कोऑर्डिनेट होता था, तो वो सब देखना रहता था। फिर मतलब सेक्शन फार्मूला, फिर डिस्टेंस फार्मूला, ये सब वहाँ पर देखना था। खैर, अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो सिलेबस है मतलब इंट्रोडक्शन एंड पॉइंट्स ये हुआ। इसके बाद का जो टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जो ये तो 11th में पढ़ना था और 12th में यहाँ से पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लेन ये तो सिलेबस से हट चुका है। इसके अलावा अभी तक मतलब अब तो ये सब टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे पहले कुछ टॉपिक आता था, जैसे स्फीयर भी आता था और वो कंपटीशन में आता था। अब तो ये भी हट चुका है, यहाँ तक हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं 3D का, जैसे ये 3D का ही टॉपिक है। सिलेंडर है, कोन है, और ये है कोनिक्वाइड। कोनिक्वाइड में 3 टॉपिक आता है, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड। आपने 2D में आपने पैराबोला का नाम सुना होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पैराबोला 2D फिगर हुआ, 2 डायमेंशन में, एक प्लेन में। एलिप्स 2D फिगर है, हाइपरबोला 2D फिगर है। ये जो पैराबोलॉइड बोले तो ये 3D फिगर हो गया है। एलिप्सॉइड 3D फिगर हो गया, ये 3D फिगर हुआ। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन, और सब में इसका इक्वेशन पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, तो भाई ये सब आपको पढ़ना है, यहाँ से लेकर के मतलब स्फीयर से लेकर के यहाँ तक, ये सारे आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है। हायर एजुकेशन में आपको पढ़ना है। मतलब आप यदि बीटेक करते हैं तो वहाँ आपको तो हायर इंजीनियरिंग मैथ्स है, तो वहाँ पर पढ़ना है। और जब आप बीएससी करेंगे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स या बीडीपी बैचलर डिग्री प्रोग्राम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। ये बात यहाँ पर चूँकि हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात हुई, तो ये देखिए हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। जब आप बीटेक 11th 12th दिख रहा है आपको,
11 12 यदि आप कर लेंगे 11 12, उसके बाद जब आप बीटेक में एडमिशन लेंगे तो यही मैथ्स आपको पढ़ना है, और वो 4 सालों तक, मतलब ये 4 ईयर तक का है। बात समझिए, 4 साल के लिए, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना या 1 सेमेस्टर के लिए। और कोई भी ब्रांच में आप जाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सीएस जाइए, कोई भी ब्रांच में जाइएगा तो ये इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस गिरीवाल का हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसको ज़रूर पढ़िए। अभी नहीं, मतलब बाद में। होता यह है कि कुछ बच्चे कॉलेज में जा करके फिर वो पता करते हैं। खैर, ये बात हुई हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर, तो ये बात हो गई। तो ये 3D का कंप्लीट सिलेबस हुआ। अब हम आपको कुछ कुछ बात दिखाते हैं, 1 2 बात, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए यहाँ पर पैराबोलॉइड, ज़रा इसको देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर है हाइपरबोलॉइड का। देखिए ये दोनों ही फिगर जो है आपको हाइपरबोलॉइड का है, और मतलब इसमें 3D आ गया, देखिए ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये सारे हाइपरबोलॉइड हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही सीट से मुड़ा हुआ है, एक ही सीट, मतलब पेपर लेकर के इस तरह का फिगर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट। और इसको ज़रा देखिए, ये 2 सीट है, ये अलग सीट है, ये अलग सीट है, तो इसको बोलेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट। तो बस आप ये समझिए कि अभी देख देख करके खुश होइए या नाराज होइए, बट अभी समझ जाइए, अभी उतना डिटेल में नहीं। ये बात हुआ है हाइपरबोलॉइड की। ये देखिए डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जो बनाया गया है ये हाइपरबोलॉइड से लिया गया कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं, जो भी इंजीनियर बनाए हुए हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ले करके, ये इसका मतलब मेरा पूरा डिटेल था कि ये फिगर कहाँ से है, कहाँ ये बनाया हुआ है ये बिल्डिंग। तो हमको केवल ये फोटो दिखाना था कि ये होता क्या है, कि कैसे स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। नहीं तो आप इंटरनेट पे डालिएगा कि कंस्ट्रक्शन चाहे डिज़ाइन रिलेटेड विथ हाइपरबोलॉइड, तो आपको ये सब फिगर आ जाएगा नेट पर। ये देख रहे हैं, ये सब आप देखने जाइएगा तो देखिएगा वो क्या चमचमा रहा है। सेल्फी लेने लीजिएगा, फोटो खींचिएगा। और हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बना है, कौन सा फिगर है, क्या दिमाग लगाया होगा। बात समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको, बिल्डिंग है कि ये जो भी है। फिर ये देखिए ये कितना बेहतरीन बना है, ये हाइपरबोलॉइड है, ये भी क्या है, हाइपरबोलॉइड है। तो ये सब फिगर, ये देखिए, ये है आपने पढ़ा होगा इस तरह का, हम लोग पढ़े होंगे इससे पहले, जो 2D में वो इस तरह से। तो ये पैराबोला हुआ, ये 2D हुआ, इधर एक्स एक्सिस लेते थे, इधर वाई एक्सिस। समझिएगा, ये यदि हम ऐसा बनाए और इस तरीके से बना रहे ऐसे, तो इसमें मतलब ये 3D हो गया। अब आप समझिए, ये कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो ये हो गया आपका 3D फिगर। और ये आपका पैराबोला नहीं, ये कहलाएगा पैराबोलॉइड, ये कहलाएगा पैराबोलॉइड। तो ये हो गया। और ये कहलाता है कोनिकॉइड। 3D का पार्ट है तो कोनिकॉइड। वहाँ होता था कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और यहाँ कोनिकॉइड। ये हो गया। ये हो गया इलिप्सॉइड। इलिप्स हम लोग बस ऐसे पढ़ते थे 2D में, ऐसे 2D में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक प्लेन पेपर पे आपको ये फिगर बनाया जाता था। अभी जो फिगर बना हुआ है वो 3D में, ये इधर एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, ये तीसरा एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस हुआ, ये सपोज वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो ये आपको 3D में बना हुआ फिगर है, और इसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। ये है 3D ज्योमेट्री का। बात समझ रहे हैं। तो खैर ये सब रिलेशन था, मतलब आप समझे कि किस तरीके से है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है मेनली, कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्या होता है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस देखिए, हम आपको मतलब आगे का क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इस टॉपिक में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 3D स्टार्ट हो रहा है, तो 3D से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम चाहते हैं कि डिस्कस कर दें तो वो बेहतर रहेगा। तो आइए, जो बेसिक है इंट्रोडक्शन, जो पहला टॉपिक था उसको हम बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट्स। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि इसमें 3 एक्सेस होगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये इस तरीके से।
अब ये जो पूरा 3D सिस्टम है पूरे प्लेन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ज़रा समझिए, जैसे ये हमारे पास 3D है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यदि हम इसको मतलब इस तरीके से रखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई, तो इधर पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, और इधर पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, इधर वाई पॉजिटिव वाई निगेटिव, और ये देखिए जेड, जेड आपका पॉजिटिव है, जेड निगेटिव है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 पार्ट आपको दिख रहा होगा, मतलब ऊपर यहाँ पर यदि आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, एक ए है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और फिर 4 नीचे, तो टोटल 8 पार्ट्स आपको बनेगा। कहने का मतलब ये जो पूरा 3D सिस्टम होता है वो स्पेस को, पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में मतलब डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर यही बात लिख रहे हैं कि दिस 3D सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम divides whole space in 8 parts known as उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेंट्स। अब यहाँ पर ऑक्टेंट कैसे होगा जरा इसको समझिए। जैसे ऑक्टेंट और यहाँ पर पॉइंट होगा, पॉइंट ऑक्टेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ हुआ, दिस इज 6, 7, 8, दिस इज 8। अब इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे होगा वो समझिए। तो 1 to 4 जो है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जेड जो होता है जेड पॉजिटिव होता है, और 5 से लेकर के 8 तक जेड आपका निगेटिव होगा। जेड इज जेड आपका निगेटिव होने वाला है, दिस इज निगेटिव। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस और निगेटिव। अब ये 1 to 4 आप क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे, आप समझिए क्वाड्रेंट आप ऐसे पढ़े थे। जैसे 2D की बात करें, 2D की बात करें तो इधर x डैश जो कि निगेटिव, इधर y और इधर y डैश। आपको याद होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता था सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर होगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस, ये होगा आपको माइनस माइनस, और ये होगा आपको प्लस माइनस। समझिएगा ये प्लस माइनस। जब 3D की बात किया जाए, तो यही चीज़ रहेगा। जब ऑक्टेंट में क्या होगा तो एक जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट जो कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जेड के साथ। तो जब प्लस जेड एक्सिस के साथ बनेगा तो ये इसी तरह से रहेगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस। तो देखिए क्या पॉइंट होगा, प्लस प्लस प्लस। सेकेंड तो ये होगा माइनस प्लस प्लस। थर्ड में जाएगा तो थर्ड ऑक्टेंट बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और फोर्थ में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब फोर्थ के बाद वाले जो है वो निगेटिव, तो इसके जस्ट नीचे ये जो 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4, तो पांचवा कहाँ पर होगा, फिफ्थ। तो फिफ्थ होगा मतलब एक्स पहला वाले के नीचे 1 2 3 4, तो ये तो ऊपर है। अब जो फिफ्थ नंबर होगा वो जस्ट 5 के नीचे, 1 के नीचे, 6 होगा 2 के नीचे, 7 होगा थर्ड के नीचे, 8 होगा फोर्थ के नीचे। तो देखिए 5 का जो कोऑर्डिनेट लिखाएगा वो लिखाएगा प्लस प्लस और जेड निगेटिव, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। 6 है किसके नीचे, सेकंड वाले के नीचे, तो जेड निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस माइनस। और थर्ड सेवेंथ जो होगा थर्ड के नीचे,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। और ये जो 8 नंबर है तो ये फोर्थ के नीचे होने वाला है, तो प्लस होगा, माइनस होगा, फिर माइनस होगा। अब आपको कभी कभी पूछेगा नाम बताओ भाई, तो ये वाई एक्सिस है। जैसे देखिए नाम यदि लिखना है, नेमिंग करना है, तो एक्स ओ वाई, तो चूंकि जेड एक्सिस है तो इसको कैसे लिखेंगे, नेमिंग। इसका यदि नेम लिखना है, नेम ऑफ प्लेन चाहे ऑक्टेंट, तो देखिए कैसे लिखाएगा, यहाँ नाम लिखाएगा कुछ इस तरीके से भाई, यहाँ लिखाएगा एक्स ओ वाई जेड सब पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स वाई निगेटिव एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। ये एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव है तो एक्स को पॉजिटिव कर दिया, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव ओ वाई डैश जेड पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पर जेड निगेटिव है और पहला के नीचे था एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स ओ वाई जेड जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। तो ये हो गया आपको मतलब लिखने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप ये खुद से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे मतलब ये 8 पार्ट आया, तो इस तरीके से। अब यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ 2,3,4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो क्वाड्रेंट तो नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, ऑक्टेंट बोलेंगे, किस ऑक्टेंट में है, तो किस ऑक्टेंट में है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में। कोई पूछे बताओ 2 - 3 - 4 किस ऑक्टेंट में है, तो समझिएगा ये जेड आप देख लीजिए, जेड क्या है, निगेटिव, जेड निगेटिव है तो 1 2 4 के बाद वाला होगा, 5 6 7 8 वाला, मतलब जेड निगेटिव वाला नीचे चला जाएगा। तो 5 6 7 8, अब 5 6 7 8 कहाँ होगा, तो आप ये इसको चेक कर लीजिए। यदि ये क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, 2, -3 है तो कौन से क्वाड्रेंट होता, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ के नीचे है, मतलब एट्थ ऑक्टेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे 8th ऑक्टेंट में है, दिस इज ऑक्टेंट, हो गया। तो इस तरीके से आप, या नहीं तो ये रटने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड आउट कैसे मतलब पॉइंट है तो वो हम लोग लोकेट कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। आइए इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिस्टेंस फार्मूला। समझिएगा डिस्टेंस फार्मूला, भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। आप 2D में ऑलरेडी जानते हैं, तो यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये x1 हुआ, y1 हुआ, z1 हुआ, x1 y1 z1 एंड दिस इज द पॉइंट x2 y2 एंड दिस इज z2, x2 y2 z2। अब आप समझिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये b का डिस्टेंस, तो भाई ए बी क्या होगा, तो स्क्वायर रूट। अब क्या करते थे जब 2D होता था तो क्या करते थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो आज भी वही काम करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, हो गया। वहाँ 2 था, यहाँ 3। अब निकाले कैसे, तो डिराइव आप खुद से भी कर सकते हैं, या नहीं तो बुक का हेल्प लीजिए, बहुत ही आसान है। ये पहला हुआ, मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते थे। एक एग्जाम्पल इस पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको मैंने मान लीजिए 4 5 एंड दिस इज 7, तो बोलिए ए बी क्या होगा, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x2 - x1, 4 - 1 3 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 + 9 कितना हुआ 25, 25 + 9 तो ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा आपको 34, 25 और 9 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा समझिए, डिस्टेंस फार्मूला था, अब इसमें एक टॉपिक और आता है सेक्शन फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में 2 टॉपिक हैं भैया, एक है आपको मतलब इंटरनल डिवीजन, तो हम पहले आपको इंटरनल डिवीजन के लिए बता देते हैं। इंटरनल डिवीजन
उसमें क्या होगा, तो आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, गिवन है 2 पॉइंट, लेट से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस तरीके से आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 z1। यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2 z2, 2 कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब आपसे पूछेगा कि एक पॉइंट P है, देयर इज अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि एक्स वाई जेड का क्या कोऑर्डिनेट होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब ए पी रेशियो आपको दिया हुआ है, ए पी रेशियो पी बी, ये आपको दे दिया है एम रेशियो एन। अच्छा, ये इंटरनल डिवीजन क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी के मतलब मिडिल में है, तो इसीलिए इंटरनल डिवीजन हुआ। और पूछ रहा है कि बताओ उसका क्या रेशियो है, मतलब क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको तो याद होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी का कोऑर्डिनेट, देखिए पी का 3 कोऑर्डिनेट, वहाँ 2 कोऑर्डिनेट 2D में, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये होगा कुछ ऐसा। कैसा, तो भाई m इंटू x2, x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस n x1 हो गया, और डिवाइड कर देना है m प्लस n से, ये x कोऑर्डिनेट निकला। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोच के देखिए, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और z कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, तो mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया। अब कहिएगा इसका प्रूफ बताइए, तब प्रूफ, अब प्रूफ करने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी और लेक्चर में इसको कर सकते हैं फुर्सत निकाल करके। तो ये हो गया मतलब इंटरनल डिवीज़न। अब समझिए, यही यदि एक्सटर्नल डिवीज़न होता तो क्या मतलब हो सकता था। तो यदि एक्सटर्नल डिवीज़न होता, एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या हो सकता था, दिस इज एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न भैया, एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता, तो एक्सटर्नल डिवीज़न में ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो पॉइंट ए और बी दिख रहा है, ये ऐसे होता, ये आपका ए है, ये बी है, ये बात तो ठीक है। और पी या तो बी के साइड होता, नहीं तो ये मतलब किसी एक साइड होता। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ समझिए, यहाँ सब चीज़ वैसे ही रहेगा, मतलब x1 यहाँ पर हो जाता, जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये होता है x2 y2 z2। कोऑर्डिनेट अभी भी मतलब रेशियो अभी भी m रेशियो n, मतलब ए पी और ए पी रेशियो पी बी अभी भी बी पी या पी बी बोलिए, ए पी बाई बी पी दिया हुआ है जो कि m रेशियो n है। अब यदि आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि एक्स वाई जेड होगा, तो p का कोऑर्डिनेट होगा आपको, p का कोऑर्डिनेट होगा mx2, मतलब वही mx2 वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस हो जाएगा nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। आगे होगा आपको my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और एक z कोऑर्डिनेट होगा, मेरा जगह भर गया, यहाँ पर लिख देते हैं mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो इस तरीके से आप मतलब कोऑर्डिनेट लगा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सपोज इसमें कभी कभी ये क्या दे देता है, देखिए इसमें क्या दे देगा आपको, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जैसे आपको ये ऐसा दिया रहेगा, मिड पॉइंट दे देगा कि मिड पॉइंट है, बताओ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भैया मिड पॉइंट रहेगा, तो ये ए है, ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसका मिड पॉइंट पूछेगा हम, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है उसी को तो मिड पॉइंट बोलते हैं, x1 y1 z1। और ये आपका दिया हुआ है x2 y2 z2, पूछ रहा है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कुछ नहीं है, ये 1 और मिड पॉइंट है, मतलब 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, उस फार्मूला में बैठा दीजिए, या नहीं तो फार्मूला में नहीं बैठाइएगा तो 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, कहने का मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, ये 3 लाइन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। तो इस तरीके से आप मतलब सेक्शन फार्मूला का यूज करके, या नहीं तो डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा करके आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ इसमें बहुत ही मतलब कई बार पूछा जा चुका है, जैसे सेंट्रॉइड पूछता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपको ये 3 वर्टिसेस दिया रहेगा 3D में, है ना, तो ये x1 y1 z1 दिया रहेगा, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, x2 y2 है ना, x2 y2 z2 दिया हुआ है, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट आपको x3 y3 z3 दिया हुआ है। ये हो गया।
अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड होता है जो इसके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पर तीनों मीडियन कट करेगा। तो सेंट्रॉइड जो है जितने भी मीडियन है इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझिएगा, सेंट्रॉइड जो है ये जो ए है ए, और ये समझिए डी, और यहाँ पर है जी, तो 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ए का कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, x1 y1 z1, और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो डी क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, सोचिए क्या होगा, x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस y1 प्लस y3 बाई 2 एंड z1 प्लस z3 बाई 2। भाई साहब अब आपको जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको इधर इसको इधर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोच के देखिए क्या होने वाला है, 2 इंटू दिस, तो जब 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा x1 प्लस x3, और ये मतलब यदि आप इस पे बैठाएंगे तो ये होने वाला है 2 इंटू x1 प्लस x3 बाई 2, है ना, प्लस इधर आ जाएगा, ये x2 है, मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, यहाँ z2, तो यहाँ पर x2, यहाँ पर आ जाएगा x1 बाई 2 प्लस 1, उसी तरह से 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2, और इधर ले लेंगे तो y1 बाई 2 प्लस 1, जो कि 3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर z में लगाएंगे तो 2 इंटू z2 प्लस z3 बाई 2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है x1 प्लस y1 प्लस z1 इसमें आपको मिलने वाला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाला है z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो इस तरीके से आप मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते थे। तो ये था मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, और मतलब इसके बेसिस पर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसका लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के साथ मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।